माँ का तिरस्कार। रामकिशन जी और सुमित्रा जी दोनों बैठकर अपने बेटे की शादी की बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी बेटी रचना उनके पास आई और खुशी से चहकते हुए बोली, पापा मैं भाई की शादी में पूरा 5,000 का लहंगा खरीदूंगी। मेरे भैया की शादी है, आखिर ये भी तो लगना चाहिए ना कि मैं दूल्हे की बहन हूँ। बेटी की बात सुनकर रामकिशन जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, मैं तुझे 5,000 रुपये दे दूंगा और तुम अपने पसंद का लहंगा खरीद लेना, क्योंकि घर में शादी बार बार नहीं होती। आखिर मेरी बेटी भी किसी से कम थोड़ी ना है। बाप बेटी की बात सुनकर पास में बैठी सुमित्रा जी चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, और सर पर चढ़ा लो अपनी बेटी को। 5,000 का लहंगा दिलवाओगे, इतना महंगा दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं बाजार से एक साड़ी लेकर आई थी, उसी का मैं घर पे लहंगा बना दूंगी। माँ की बात सुनकर रचना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या माँ, आप भी कैसी बातें करती हो। मैं आपके हाथ का सिला हुआ लहंगा पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे कि भाई की शादी में इतना सड़ा हुआ लहंगा पहन रखी है। मैं आपके हाथ से सिला हुआ लहंगा बिल्कुल नहीं पहनने वाली। बोलकर रचना गुस्से से तमतमा कर कमरे में चली गई। तो रामकिशन जी पास बैठी सुमित्रा जी से बोले, तुम क्यों मेरी बेटी को परेशान करती रहती हो। आखिर मैं इतना कमाता किस लिए हूँ कि अपनी बेटी की छोटी सी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकता। आपको ये फरमाइश छोटी लगती होगी, 5,000 का लहंगा मांग रही है, कल को ससुराल जाएगी। अगर इसकी फरमाइशें ससुराल वाले पूरी नहीं कर पाए फिर ये कैसे रहेगी। सुमित्रा जी ने कहा तो रामकिशन जी बोले, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो बहुत अच्छी नौकरी करता हो, खूब सारे पैसे कमाता हो, मेरी बेटी को कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। कहते हुए रामकिशन जी ने 5,000 रुपये निकाल कर अपनी बेटी रचना को बुलाया और उसके हाथ में दे दिए। तो रचना खुशी से झूमते हुए अपनी माँ को पैसे दिखाते हुए बोली, माँ ये देखो, आखिरकार पापा ने मुझे पैसे दे ही दिए। रचना की बात सुनकर सुमित्रा जी भी मुस्कुराने लगीं और अंदर जाकर अपनी सिलाई का काम करने लगीं। थोड़ी देर बाद रचना उनके पास आई और बोली, अच्छा माँ ये बताओ, अभी तो आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हो, लेकिन कल को घर में भाभी आ जाएंगी, फिर तो हम दोनों आपसे पैसे मांगेंगे, फिर आप क्या करेंगी। अरे वो भी किसी की बेटी है जो हमारे घर आ रही है, अगर तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगी तो अपनी बहू की फरमाइश भी ज़रूर पूरी करूंगी, उसे भी अपनी बेटी बनाकर ही रखूंगी। माँ मुझे भी भाभी को घर लाने की बहुत जल्दी है, भाभी आ जाएंगी तो मुझे भाभी के साथ साथ एक सहेली भी मिल जाएगी, खूब सारी बातें करूंगी उनके साथ, हम दोनों साथ में शॉपिंग करने जाएंगे, मूवी देखेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। रचना खुशी से चहकते हुए बोलते जा रही थी तो अपनी सिलाई का काम पूरा करते हुए सुमित्रा जी बोली, अब मेरे सर पर भाभी के नाम का जाप ही करती रहेगी, रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए भी बनाएगी। बड़ी तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है माँ, गोभी के पकोड़े बना लूँ क्या। मौसम भी बारिश वाला हो रहा है और आपको तो पता है मेरे हाथ के कितने टेस्टी पकोड़े बनते हैं। हाँ हाँ, तो अपने मुंह से ही अपनी तारीफ कर ले, किसी और को तारीफ करने का मौका ही मत देना। हंसते हुए सुमित्रा जी ने कहा तो रचना भी मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। समय अपनी गति से चल रहा था और आखिरकार रचना के भाई की शादी वाला दिन भी आ गया। रचना अपने भाई की बारात में भाई के साथ उसके ससुराल पहुंच गई और वहां अपनी भाभी रवीना को देखकर खुशी से बोली, भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, काला टीका लगा देती हूँ, कहीं नजर ना लग जाए। अपनी आंखों का काजल निकालकर रचना अपनी भाभी रवीना को लगाने लगी तो रवीना ने बीच में उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और बोली, क्या कर रही हो, अभी पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, ये काला टीका लगाकर मेरा सारा मेकअप खराब कर दोगी, और वैसे भी मैंने काला टीका लगाया है, तुम्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने रचना का हाथ पीछे झटक दिया। थोड़ी देर के लिए तो रचना को भी अजीब लगा, लेकिन फिर बाद में सोचने लगी कि भाभी सच्ची तो कह रही हैं। पार्लर से तैयार होकर आई हैं, कहीं काजल उनके चेहरे पर लग जाता तो पूरा मेकअप बिगड़ जाता, इसलिए अपनी भाभी को कुछ ना भी बोलकर रचना हंसते हुए बाहर आ गई। शादी के सारे रीति रिवाज पूरे हुए और अगले दिन सुबह रवीना अपने ससुराल की दहलीज पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी तो सुमित्रा जी जल्दी से दौड़कर आईं और बड़े ही लाड प्यार से अपनी बहू की आरती उतारकर उसे अंदर ले आईं। उफ, ये घर कितना छोटा है, चारों तरफ से बंद है, इसमें तो हवा आने की भी कोई जगह भी नहीं है। मुंह बनाते हुए रवीना मन ही मन बुड़ाते जा रही थी। फिर अपनी ननद रचना से बोली, रचना मेरा कमरा कौन सा है, मैं कौन से कमरे में बैठूंगी, मुझे मेरे कमरे में लेकर चलो, इधर तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है भाभी, चलो मैं आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। भाभी का हाथ पकड़कर रचना ऊपर जाने लगी, तभी सुमित्रा जी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे रचना, तो अपनी नई नवेली भाभी को कहाँ लेकर जा रही है, अभी तो नीचे बहुत सारी रस्में होना बाकी हैं, पहले उनको हो जाने दो फिर लेकर जाना। भाभी को ऊपर तो रवीना मुंह फुलाकर वापस नीचे आ गई और सुमित्रा जी से बोली, जो भी रस्म करनी है जल्दी से कर लीजिए, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है।
हाँ हाँ बहू, तुम भी थक गई होगी, बस थोड़ी देर की बात है, फिर तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेना। कहते हुए सुमित्रा जी ने आगे की रस्म शुरू की। थोड़ी देर में सारी रस्म हो जाने के बाद रचना अपनी भाभी को लेकर छत पर चली गई। छत पर बने कमरे में पहुंचते ही रवीना चारों तरफ देखने लगी और बोली, क्या इस कमरे में एसी नहीं है? मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूंगी? तुम्हारे घर में कहीं भी एसी नहीं लगा है क्या? नहीं भाभी, मेरे घर में क्या, यहाँ पर तो पूरे गाँव में किसी के यहाँ इधर चले जाओ, आपको कहीं भी एसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर किसी के भी घर में एसी नहीं है, सबके इधर पंखे ही चलते हैं, किसी एक आध घर में कूलर मिल जाएंगे। तो रवीना अपने सर के पल्लू को पीछे फेंकते हुए बोली, मैं भी कहाँ आकर फंस गई। एक तो ये घर इतना छोटा है, ऊपर से इस घर में कोई व्यवस्था भी नहीं है, इतनी गर्मी है और घर में एक एसी भी नहीं है। अपनी भाभी को उसके कमरे छोड़कर रचना नीचे आ गई। शाम को रवीना अपने पति मोहन से बोली, मोहन मेरे कमरे में एसी लगवा देना, बहुत गर्मी है तुम्हारे घर में। मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती, तुम्हें पता है मेरे मम्मी पापा ने सिर्फ मेरे लिए घर में एसी लगवाया था, मुझे एसी में रहने की आदत है। तो रवीना के पति मोहन ने हाँ में सिर हिला दिया और अगले दिन सुबह होते ही मोहन अपनी माँ से बोला, माँ रवीना को यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है, उसके लिए एक एसी लगवानी होगी। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा अभी अभी हमने शादी में इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, बहू के जेवर बनवाने में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, 2-4 महीने रुक जाओ, उसके बाद जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम एसी खरीद लेना। तुम्हें तो अपने घर की परिस्थितियों का पता ही है, बेटा कुछ भी तुमसे छुपा नहीं है। सुमित्रा जी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। तो मोहन बोला, क्या माँ, मैं रवीना को किस मुंह से मना करूँगा कि मैं इस घर में उसके लिए एक एसी भी नहीं खरीद सकता। छत पर खड़ी रवीना दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर सीधी अपने कमरे में गई और जाकर अपनी माँ के पास फ़ोन लगा दिया और बोली, माँ इस घर में एक एसी भी नहीं है, सासू माँ से खरीदने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब बताओ, आपने मेरी शादी गाँव में कर दी, मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूँगी, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, अपने घर वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, तुम्हें एसी गर्मी में नहीं रहने देगी। मैंने अपनी बेटी की शादी गांव में ज़रूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले तुझे गांव की गंवार ही समझ लेंगे। तभी पीछे खड़े मोहन ने रवीना और उसकी माँ की सारी बातें सुन ली। उसने जल्दी से रवीना के हाथ से फ़ोन लिया और बोला, अरे मम्मी जी, रवीना को उधर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही उसके लिए एसी खरीद लाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर मोहन ने फ़ोन काट दिया और तुरंत रवीना के लिए एसी खरीदने चल पड़ा। नीचे आया तो उसकी बहन रचना ने कहा, भैया कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं पास के शहर में एसी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, पर आपकी तो अभी तक सैलरी भी नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों से उधार ले लूँगा। इतना कहकर मोटरसाइकिल लेकर मोहन पास के ही शहर में एसी खरीदने के लिए चला गया। पीछे से उसके माता पिता उसे देखते रह गए। थोड़ी देर बाद मोहन एसी लेकर आया और सीधा छत पर चला गया। तो आंगन में बैठे रामकिशन जी सोचने लगे कि बहू को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और बेटे के रंग ढंग अभी से बदलने शुरू हो गए। उसने हमसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और जाकर एसी ले आया। खैर अभी रामकिशन जी ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। इसी तरह से पूरा 1 महीना निकल गया, लेकिन इस 1 महीने में रवीना ने घर का एक भी काम नहीं किया। ज़्यादातर समय अपने कमरे में एसी चलाकर बैठती रहती और फ़ोन पर कुछ न कुछ करती रहती। ना तो घर में वो किसी से बातें करती और ना ही किसी काम में हाथ बटाती। जैसे उसे ये लगता कि नीचे रसोई में खाना बन गया है, वैसे ही नीचे आकर खाना अपने कमरे में ले जाकर खा लेती। मोहन भी उससे कुछ नहीं कहता, पूरा दिन अपनी पत्नी के आगे पीछे डार्लिंग डार्लिंग करते हुए घूमता रहता। भाभी के आने से पहले तक तो रचना भी बड़ी ही नटखट और चंचल स्वभाव की थी, लेकिन जब से भाभी आई थी तब से उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। अपनी माँ को पूरा पूरा दिन काम करते हुए देखती तो वो अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाने लगती। एक दिन रचना के पिता रामकिशन जी ने कहा, सुमित्रा, बहू को घर में आए हुए 1 महीना होने को आया है, लेकिन उसने तो अभी तक पूरी रसोई ठीक से देखी भी नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब घर में बहू आ गई है तो अपनी रसोई बहू को सौंप दो। क्या अब भी तुम रसोई में ही लगी रहोगी? आप ठीक कहते हो जी, आज मैं बहू से बात करके देखती हूँ। शाम को सुमित्रा जी बहू से बोली, बहू आज से रसोई का काम तुम ही संभालना, मैं बाकी के काम देख लिया करूँगी और तुम्हारी ननद रचना रसोई में तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। सास की बात सुनते ही रवीना चिल्लाते हुए बोली, क्या माँ जी, मैं रसोई में काम करूँगी और वो भी इतनी गर्मी में? मैंने अपने घर में एक रोटी तक नहीं बेली और इधर मैं 5-5 लोगों का खाना बनाऊँगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं इतनी गर्मी में किसी के लिए खाना नहीं बनाने वाली हूँ। देख रही हो मेरे हाथों के नाखूनों को, अभी मायके से नेल एक्सटेंशन करवा कर आई हूँ।
रोटियां बनाने में मेरे सारे नेल टूट जाएंगे। भाभी की बात सुनकर रचना बोली, क्या भाभी, आपको पता नहीं था कि ससुराल में जाकर काम भी करना पड़ेगा? तो इतने बड़े बड़े नेल एक्सटेंशन क्यों करवाए हैं? इनको तो आपको काटना ही पड़ेगा। माँ की भी उम्र हो गई है और एक न एक दिन मैं भी शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी, तो फिर तो घर के काम धाम और रसोई आपको ही संभालना है। तो क्यों ना अभी से आप संभाल लें, आपके लिए भी अच्छा होगा। रचना ने कहा तो रवीना गुस्से से बोली, बड़ी आई मुझे अच्छा बुरा बताने वाली। अपनी भाभी से बात करने की तमीज़ नहीं है और मुझे सिखाने की कोशिश कर रही है। आने तो तुम्हारे भैया को, आज उनसे तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। बोलकर रवीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम को मोहन घर आया तो उसके हाथों में दो बड़े बड़े पैकेट देखकर रचना बोली, भैया पैकेट में क्या लेकर आए हो? तो मोहन बोला, पहले ऊपर से अपनी भाभी को बुला कर लाओ, उसकी बात पता चलेगा इन पैकेट में क्या है। तो रचना बेमन से अपनी भाभी को बुलाने कमरे में गई। रवीना बाथरूम में थी, इसलिए रचना उधर ही कुर्सी पर बैठकर भाभी के निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन जब रवीना बाथरूम से निकल कर आई तो अपने कमरे में रचना को बैठे हुए देखकर चिल्लाते हुए बोली, मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर एसी की ठंडी हवा का इतना शौक है तो अपने माँ बाप से कहकर अपने लिए एक एसी क्यों नहीं लगवा लेती? आ गई यहाँ एसी की ठंडी हवा खाने, चलो निकलो मेरे कमरे से। भाभी की बात सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई नीचे उतर आई तो मोहन खुद रवीना को आवाज़ लगाते हुए बोला, रवीना तुमने मुझे फ़ोन करके कहा था ना कि तुम्हें कचौरी समोसे और जलेबियाँ खाने का मन हो रहा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद कर आया हूँ। जलेबी तो देसी घी से बनी हुई है, बस तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। मोहन की आवाज़ सुनकर रवीना ने ऊपर से ही कहा, एक काम करो मोहन, सारा सामान ऊपर ही ले आओ, मैं नीचे नहीं आ रही हूँ। नीचे बहुत गर्मी है, एसी में बैठकर खाएंगे। पत्नी की बात सुनकर मोहन दोनों पैकेट लेकर ऊपर चला गया। सुमित्रा जी अपनी बेटी को रोते हुए देखकर बोली, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ, आपको दिखाई नहीं देता भैया शादी के बाद कितने बदल गए हैं? पहले तो कुछ भी सामान लाते थे सबसे पहले मुझे खाने के लिए पूछते थे, लेकिन अब तो उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, सारा सामान ऊपर ले गए। क्या तुम्हें नहीं पता है मुझे कचौरियाँ कितनी ज़्यादा पसंद है? मैंने तो सोचा था घर में भाभी आएंगी तो मुझे एक मेरी नई सहेली मिल जाएगी, लेकिन भाभी तो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती। भाभी के कमरे में जाओ तो भाभी अपने कमरे से भगा देती हैं। बेटे का बदला हुआ स्वभाव सुमित्रा जी और उनके पति रामकिशन जी भी देख चुके थे। बहुत दिनों से बहू बेटे के इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त कर रहे थे। उधर कचौरी और जलेबी खाते हुए रवीना ने अपने पति मोहन से कहा, सुनिए जी, मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, जहां तुम्हारी नौकरी है उधर एक बड़ा सा घर खरीद लेंगे। हम दोनों उसी घर में रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से आते जाते ही तुम्हारी माँ और बहन मुझसे झगड़ा करती रहती हैं। अब मैं उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रवीना ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा। तो मोहन गुस्से से बोला, क्या उनकी इतनी जो मेरे पीछे से तुम्हारे साथ झगड़ा करें? अभी नीचे जाकर समझाता हूँ उन्हें। वो गुस्से से में नीचे जाने लगा तो रवीना बोली, सुनिए पहले मेरी बात तो सुनकर जाइए। कल ही तुम्हारे पिताजी माँ से बात कर रहे थे कि रचना की शादी के लिए उन्होंने एक रिश्ता देख रखा है। लड़का नौकरी कर रहा है, सब मिलकर के शादी 10 लाख तक हो जाएगी। तो माँ ने कहा कि 10 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं, हम कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगे? तुम चिंता क्यों कर रही हो सुमित्रा? मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए एफडी कर रखी थी, तुम शायद भूल गई हो उसको। उस एफडी को शादी में तुड़वा देंगे और धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी करेंगे। क्या पिताजी ने रचना के नाम पर 10 लाख की एफडी कर रखी है और मुझे पता भी नहीं है? और नौकरी वाला लड़का देखने की क्या ज़रूरत है? कोई ऐसे ही नॉर्मल लड़का देखकर शादी कर देंगे ताकि पैसे भी बच जाएंगे। मैं उन्हें इतने पैसे हरगिज़ नहीं लगाने दूंगा। कहते हुए मोहन गुस्से से बड़बड़ाते हुए नीचे ही आ रहा था कि तभी नीचे से उसकी माँ सुमित्रा जी की आवाज़ आई, मोहन बेटा जल्दी नीचे आओ, देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। मोहन नीचे आया तो देखा उसके पिताजी जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे हैं। सुमित्रा जी और रचना उनके हाथ पाँव को मसल रही थी, उनका दिल का दौड़ा पड़ा था। अस्पताल ले जाने से पहले रामकिशन जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुमित्रा जी और रचना को का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बहू की आंख से एक आंसू भी ना निकला। 13वीं होने के दूसरे दिन ही मोहन और रवीना सुमित्रा जी के पास आकर बोले, माँ, रवीना ने रचना के लिए एक लड़का देखा है, अगर उसे रचना पसंद आ गई तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी अचंभित होकर अपने बेटे बहू की तरफ देखने लगी और बोली, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम्हारे पिताजी को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम घर में शादी ब्याह करने की बात कर रहे हो। तभी उनकी बहू रवीना चिल्लाते हुए बोली, तो क्या करें?
एक तो हम अपने बेटे बहू होने का फर्ज निभा रहे हैं, तुम्हारे बेटे की शादी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहे हैं। बूढ़ा तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमारे सर माथे छोड़कर चला गया, तो तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारे बेटे बहू तुम्हारी बेटी की शादी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। और फिर अगर हम शादी नहीं करेंगे तो तुम तो बुढ़ी हो, कहाँ अपनी लड़की से के लिए लड़का ढूंढने जाओगी। बहू की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। बहू रचना के पिताजी पहले उसके लिए एक लड़का देख कर गए हैं। हम उधर ही उसकी शादी पक्की कर देंगे। और इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? उसका भी मेरे पास इंतजाम है, वो सब भी हो जाएगा। सुमित्रा जी की बात सुनकर बेटे बहू उनके कमरे से तो चले गए, लेकिन बाहर जाकर रवीना अपने पति से बोली कि ये बुढ़िया हमें उन्हीं 10 लाख की धमकी दे रही है जो मैं आपको बता रही थी, और उसी की एकड़ में वो हम दोनों से ऐसे बात कर रही थी। तो मोहन ने कहा, तुम चिंता मत करो रवीना, मैं 10 लाख रुपए रचना की शादी में खर्च नहीं होने दूंगा। उन पैसों से हम अपने लिए घर खरीदेंगे। तभी रवीना मुंह बनाते हुए बोली, जी हाँ, हाँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर बुढ़िया से पैसे निकलवाने हैं तो हमें थोड़ा आराम से काम लेना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो रवीना, अगर हम लड़ झगड़ कर माँ से पैसे मांगेंगे तो वो हमें हरगिज नहीं देगी, मीठी छुरी चलानी ही पड़ेगी। दूसरे दिन ही मोहन अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ ठीक है, आप जहाँ कह रही हैं मैं उधर ही रचना की शादी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए पैसों का इंतजाम पहले से करके रखना पड़ेगा। अब आपके पास जो भी पैसा है मुझे दे दो ताकि मैं आगे की तैयारी कर सकूं। बहू भी आगे पीछे घूमने लगी। बेटे बहू के बदले हुए स्वभाव को देखकर सुमित्रा जी को लगा शायद पिताजी के जाने की वजह से बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आ गया है, और वो धोखे में आकर एफडी के कागज बेटे को दे दिए। तो बेटी बहू की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। मोहन एफडी को तोड़वाकर अपने अकाउंट में पैसा जमा कर लिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुमित्रा जी बोली, बेटा क्या हुआ? रचना के रिश्ते के लिए उन लोगों के घर नहीं गए क्या, जहाँ तुम्हारे पिताजी ने रचना के रिश्ते की बात की थी? नहीं माँ, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जब तक भी सुमित्रा जी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहती तो मोहन कोई ना कोई बहाना बना के टाल देता। एक दिन मोहन के साथ घर में 2 व्यक्ति आए तो मोहन उनके साथ बैठकर कुछ बातचीत कर रहा था। तभी रचना उन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। तो वो दोनों व्यक्ति कुछ कागजात पर दस्तखत करने के बाद मोहन से हाथ मिलाकर बोल रहे थे, मोहन जी, अब ये घर मेरा हुआ, और ये लीजिए पैसे जितने आपने कहे थे वो पूरे के पूरे हैं। आपके पास 10 दिन का समय है इस घर को खाली करने का, तब तक आप इसे खाली कर देना। उसके बाद हम इसको तुड़वा कर अपना एक नया घर बनवाएंगे। तभी उनकी बातें सुनकर रचना चिल्लाते हुए कमरे में आई और बोली, क्या भैया, तुमने माँ का घर बेच दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? माँ बाबूजी के घर को बेच कैसे सकते हो? रचना की आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी भी कमरे में आ गईं और घर बेचने की बात सुनकर दरवाजे पर ठगी सी खड़ी रह गईं। फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए बोली, बेटा, अपनी ही माँ के साथ तुम इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? घर बेचने से पहले तुमने मुझे एक बार बताया भी नहीं। क्या इस घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं था जो तुमने मुझसे बिना पूछे ही इस घर को बेच दिया? तो बाहर से आए हुए दोनों लोग उठकर बाहर चले गए। उनके जाते ही मोहन अंदर आया और रचना के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा था बीच में बोलने के लिए? तो सुमित्रा जी अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर दंग रह गईं। बेटा, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं है अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती 4 लोगों के बीच में बोलते हुए? मैं जब बाहर वाले लोगों के साथ बात कर रहा था तो आपको बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी? कुछ तमीज़ और संस्कार तो है नहीं। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, लेकिन बेटा, रचना ने गलत भी क्या कहा है? तुमने उसके माता पिता का घर बेचा है तो क्या वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती? उसका इस घर में पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस घर का बेटा हूँ, इस घर के साथ कुछ भी करूँ, मोहन ने वो चिल्लाते हुए कहा। तो सुमित्रा जी बोली, बेटा, मेरे जीते जी तुम मेरी बेटी और मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो माँ को धक्का देते हुए मोहन बोला, क्या कर लोगी तुम? मैंने घर बेच दिया, कुछ कर पाई? तुम माँ बेटी और तुम लोगों के पैसे लेकर शहर में अपने लिए घर खरीद लिया, उसका भी तुम लोग कुछ कर पाए ना? नहीं ना? क्या तुमने शहर में घर खरीद लिया और हमें बताया भी नहीं? तभी मुस्कुराते हुए रवीना आई और बोली, तुम लोगों को बताकर क्या करना था? हम दोनों ने अपने लिए शहर में घर खरीदा है, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे तो इस घर को बेच दिया। अब आराम से हम अपने शहर के घर में रहेंगे, जहाँ सारी सुख सुविधा होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस छोटे से घर में मेरा बड़ा दम घुटता था। और हाँ, तुम लोग ये उम्मीद मत करना कि हम अपने नए घर में तुम दोनों को लेकर जाएंगे। अपना कहीं और रहने का इंतज़ाम देख लेना। बहू की बात सुनकर सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा, बहू, तुम्हारे लिए ये छोटा घर होगा पर मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी। तुम लोगों ने मेरे ही घर को बेचकर अपना घर खरीद लिया, तुमने अच्छा नहीं किया।
अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ कर तुमने बहुत बुरा किया है। बेटा, सुमित्रा जी रोए जा रही थी, तभी रवीना ने कहा, माँ जी, हमें अच्छी बुरी चीज़ मत समझाओ, मैं इन सारी बातों को नहीं मानती हूँ। मैं तो बस आगे बढ़ना जानती हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रचना अभी तक खड़ी खड़ी रो रही थी, तभी रवीना उसके पास जाकर बोली, बड़ी आई थी नौकरी वाले लड़के से शादी करने वाली, अब आराम से बुढ़ापे तक अपनी माँ के साथ रहना। शादी करने की तो बात दूर, कोई बिना छत के तुम्हें पसंद तक नहीं करेगा। तभी बाहर ट्रक की आवाज़ आई तो मोहन फटाफट अपना घर का सारा सामान ट्रक में भरने लगा। तो सुमित्रा जी रोते हुए बोली, बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया। अब हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगी, कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट भरूंगी? हमें भी अपने साथ उसी घर में ले चलो। तभी रमीना उनके हाथ में एक कटोरा थमाते हुए बोली, लो माँ जी, इसको लेकर दोनों माँ बेटी सड़कों पर निकल जाना। पूरे दिन भर में इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि अपना और अपनी बेटी का पेट भर सको। अगर किसी दिन पेट ना भरे तो मेरे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें भरपेट खाना तो खिला ही दूंगी, ताकि इसी बहाने बाहर से मेरा घर भी देख लोगी। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा जी फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी माँ को इस तरह रोते देखकर रचना ने अपने आंसू पोंछे और अपनी भाभी से बोली, भाभी आज तुमने हमें घर से बेघर कर दिया है, पर देखना एक दिन मैं तुमसे भी बड़ा घर बनाकर रहूंगी। आज तुम मेरी माँ को खून के आंसू रुला रही हो, एक दिन तुम भी मेरी माँ की तरह रोगी। आज मेरी माँ के पास घर नहीं है, किसी दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे पास भी घर नहीं होगा। तो रवीना चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, फिलहाल तो तुम दोनों माँ बेटी रोड पर खड़ी हो। तुम क्या अपने लिए शहर में घर बनाओगी? घर के बाहर खड़ी हुई सुमित्रा जी और रचना भाई भाभी को जाते हुए देखते रह गईं। ना तो अब उनका घर रहा और ना कोई रिश्ता। आज पूरे 4 साल बीत चुके थे और इन 4 सालों में इतना कुछ बदल गया कि रवीना और मोहन एक बड़े से बंगले के बाहर सिक्योरिटी वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे कि इस बंगले में रहने वाली मालकिन से उन्हें मिलना है। वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं, एक बार मुझे उनसे मिलने दो। मैं तो एक सिक्योरिटी वाला अंदर गया और बोला कि मैडम आपसे बाहर 2 लोग मिलने आए हैं। तो घर की मालकिन सीसीटीवी कैमरे से बाहर मिलने आए लोगों को देखने लगी और देखते ही गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, जो लोग मुझसे मिलने आए हैं उनको धक्के मार कर घर से निकाल दो और कहना इस घर की मालकिन उन दोनों को नहीं जानती और दोबारा से मेरे घर के बाहर नहीं दिखने चाहिए। पर मैडम वो दोनों कह रहे हैं कि वो आपके भैया भाभी हैं। तो रचना गुस्सा करते हुए बोली, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, उन दोनों को अभी के अभी घर से बाहर निकालो। तभी सुमित्रा जी की झूले पर बैठी हुई दरवाजे पर कुछ लोगों की हाथ सुनकर गेट के पास आई। माँ आपकी दवाई का समय हो गया है, अंदर आ जाइए, कहते हुए रचना झूले की तरफ गई, लेकिन सुमित्रा जी दिखाई नहीं दी। अपनी माँ को गेट के पास खड़ा देखकर रचना भी उधर ही पहुंच गई। रचना को सामने देखकर रवीना और मोहन दौड़ते हुए उसके पास आए और बोले, रचना हमारी मदद कर दो प्लीज़, हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। तो रचना सिक्योरिटी वाले से बोली, तुमने अभी तक इन लोगों को यहाँ से निकाला नहीं? अभी तक ये हमारे घर के दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? और तुम्हें हमारा पता किसने दिया? हमारे घर तक कैसे पहुंच गए? तो रवीना गिड़गिड़ाते हुए बोली, रचना हमने जो किया उसी के कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हम शहर में अपने घर में 1 साल भी सुकून से ना रह पाए और जिसने हमें घर बेचा था पता चला उसने हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। उस घर को उसने 2 से 3 जगह बेच दिया था। कोर्ट ने हमें उस घर को खाली करने का आदेश दे दिया, क्योंकि एक घर के 3 मालिक हों ऐसा संभव नहीं था। पिछले 3-4 साल से हम किराए के घर में रह रहे हैं, जैसे तैसे अपनी नौकरी के से सारे खर्चे चला रहे हैं। शहर के खर्चे तो तुम्हें पता ही हैं। बड़ी मुश्किल से घर खर्चा निकाल पा रहे थे, लेकिन तभी एक दिन अचानक से मोहन की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो पता चला कि उसके पेट में बहुत बड़ी पथरी है। ऑपरेशन करने से हमारे बच्चे कुछ खर्चे हैं, जो पैसे थे वो खर्च हो गए। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़े हैं, हमारी कुछ मदद कर दो। रचना तुम तो इतने बड़े घर की मालकिन हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्या तुम अपने भैया भाभी की मदद नहीं कर सकती? पहली बात तो तुम ये बताओ कि तुम्हें हमारे घर का पता किसने दिया? रचना ने कहा। तो रवीना बोली, जब मैंने अस्पताल में मोहन को एडमिट करा रखा था तो मैंने तुम्हें और माँ जी को उसी अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर राजीव कटेवा के साथ कार में बैठते हुए देखा था। आसपास के लोगों से पूछा तो स्टाफ ने बताया कि वो इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर राजीव कटेवा की वाइफ हैं। डॉक्टर राजीव जिस रास्ते से आते थे उसी रास्ते में एक छोटा सा घर इन माँ बेटी का भी था। रचना अपनी कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, घर के काम करती और माँ को संभालने के साथ सिलाई भी करती थी, और जब माँ बीमार होती तो इसी अस्पताल में उन्हें दिखाने के लिए लाती। रचना की लगन, ईमानदारी और खूबसूरती को देखकर डॉक्टर राजीव ने
उससे शादी करने का फैसला कर लिया और वो उनकी माता जी हैं। मैं किसी तरह उधर से पता निकाल कर तुम्हारे घर तक पहुंची हूँ। सुमित्रा जी बहू की बात सुनकर अंदर से एक कटोरा लेकर आई और बहू के हाथ में थमाते हुए बोली, वैसे तो तुम दोनों हट्टे कट्टे हो, कहीं भी मजदूरी करके अपना पेट पाल सकते हो, लेकिन भिखारी की तरह मेरे सामने हाथ फैला रहे हो, तो ये कटोरा ले लो और सड़क पर बैठ जाओ। इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। माँ, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं भाभी, इसमें शर्मिंदा करने वाली क्या बात है, ये तो समय का खेल है। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन शहर में मेरा भी बड़ा घर होगा। तो देख लो भाभी, मेरा घर कितना बड़ा है। आपने हम दोनों माँ बेटी को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन देखो आज तुम दोनों भीख मांग रहे हो और मेरी माँ रानी महारानी की तरह मेरे साथ घर में रह रही हैं। रचना की बात सुनकर आज रवीना शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। मोहन बोला, माँ आप ही रचना को समझाइए ना, अपने भाई भाभी के साथ किस तरह का बर्ताव कर रही है, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रचना कुछ भी कहे, फिर भी मैं हूँ तो उसका भाई ना। तभी सुमित्रा जी मोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए बोली, कौन सा भाई, कैसा भाई, अरे तू तो भाई कहलाने के लायक भी नहीं है। ना तो तू अच्छा भाई है और ना ही अच्छा बेटा है। हम दोनों माँ बेटी को बेघर करके छोड़ आया था और आराम से अपनी पत्नी को लेकर शहर चला गया था। हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी तुम लोगों को मेरी बेटी से मदद मांगते हुए शर्म नहीं आई। निकल जाओ इस घर से, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। सिक्योरिटी आगे से ध्यान रखना, इस तरह के लोग हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकने चाहिए। इतना कहकर सुमित्रा जी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अंदर ले गईं। पीछे से रवीना और मोहन उन्हें आवाज़ लगाते हुए रह गए, लेकिन आज सुमित्रा जी और रचना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल यानी कि सुविचार विद पिंकी चौहान को ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।